इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। इस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और वो प्रश्न जीएस जीके में कहां से पूछे जा रहे हैं, इन सारे पहलुओं पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा। आप लोग बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। ये एनालिसिस करा रहा हूं मैं आपको कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और ये विश्लेषण आपके चहेते प्लेटफॉर्म में पढ़ाई की पंचायत पे करूंगा मैं आप लोगों से। और ये पूरा विश्लेषण मेरा इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे भी आने वाले हैं। इसीलिए जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, जो पेपर आपके वनडे एग्जाम होने वाले, पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी के अलावा एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या जो भी वनडे एग्जाम है, वहां से इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। लेकिन अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है तो ये पूरा विश्लेषण हमारा टोटली बेस्ड ऑन एसएससी जीडी। तो इसको देखेंगे आप लोग। यहां से जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित में किस वर्ष हुई, वो पूछ रहा है। आप समझ गए होंगे, जहांगीर मुगल वंशी शासक है और जहांगीर किसका उत्तराधिकारी है? मुगल वंश के महानतम शासक सम्राट अकबर का। ये माइंड में आपके आ गया होगा। तो उसकी मृत्यु कब हो रही है? 1675 में हो रही है, 1627 में या 1559 में या 1557 में। आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। कुछ डेटें ऐसी है, ईयर्स आपको वो याद करनी पड़ेंगी। जैसे जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई तो आपके माइंड में आना चाहिए जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो 1605 से लेकर के 1627, यानी हम कह सकते हैं कि जहांगीर का शासनकाल 22 वर्ष का रहा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे बन सकता है। दूसरा ऐसे बन सकता है, यानी कि जहांगीर मुगल वंश की सत्ता कब संभालना है? 1605 में यहां संभालना है, यानी कि अकबर की मृत्यु के बाद। एक प्रश्न बनेगा कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या है, तो वो जानना चाहिए आपको। शहजादा सलीम। क्या नाम है? शहजादा सलीम, ये इसके बचपन का नाम है। तो ये पूछ सकता है सलीम के नाम से मुगल वंशी कौन शासक रहा है? इतिहास के पन्नों में शहजादा सलीम किसका नाम है? तो आप बताएंगे जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम है। और इसी सलीम को, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, इसी सलीम को जो इनके पिता हैं यानी कि जो सम्राट अकबर हैं, वो प्यार से इन्हें शेखू कहते हैं। शेखू बाबा, शेखू बाबा। यानी जहांगीर के कुछ नाम बताए। और एक बहुत महत्वपूर्ण, इनकी जो आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में है, उसे तुझक ए जहांगीरी, क्या कहते हैं? तुझक ए जहांगीरी। इसको थोड़ा आप नोट डाउन कर लेंगे यहां से, क्योंकि कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तुझक ए जहांगीरी किसकी ऑटोबायोग्राफी? तो आप बताएंगे ये जहांगीर की आत्मकथा है। और इनकी जो बेगम खास हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम है नूरजहां, जिन्हें इतिहास के पन्नों में मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहला प्रश्न विश्लेषण करके बताया है। अन्य कई प्रश्नों के माध्यम से अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास तो है ही, आपके अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा विश्लेषण करके बताया मैंने जहांगीर के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, सामने दिखाई दे रहा है आपको, बेगम हजरत महल ने इनमें से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? मैंने पहले ही बताया है, जब भी कोई प्रश्न देखें तो प्रश्न की पहले नेचर, प्रश्न के पहले प्रकृति को समझेंगे, आखिर वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सीधा कहा है बेगम हजरत महल ने कौन से स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया है? क्या वो झांसी है, क्या वो दिल्ली है, या लखनऊ है, या बनारस है? हमें देखना पड़ेगा। वो रिवॉल्ट हो रहा है 1857 का, तो एक बड़ा प्रश्न आता है 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत आगे कहां से हुई है? ये जहां तक विद्यार्थी को मालूम है 1857 का विद्रोह का अगर ये क्वेश्चन पूछेगा बेगम हजरत महल वाला, तो आप बताएंगे इसका नेतृत्व उन्होंने किया लखनऊ से। बहुत फेमस है आपके ये बेगम हजरत महल है। फिर एक प्रश्न आएगा झांसी में, जो बहुत फेमस है, यहां से करेंगे तो वो और कोई नहीं बनेगी, रानी हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हमारी लक्ष्मीबाई, जो इतिहास के पन्नों में वीरांगना, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में वो कारनामा किए जो आज तक कुछ ही महिलाएं कर पाई हैं। इसके अलावा दिल्ली में आपके यहां पर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको वो बता रहा हूं जो ज्यादा एग्जाम में आ सकता है यहां से। इसके अलावा एक प्रश्न बनेगा कि अगर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया तो कहां की आपके आखिर वो किस स्थान की बेगम रही हैं? तो वो जानना चाहिए अवध की बेगम वो रही। कहां की बेगम रही है? अवध राज्य की बेगम रही है। और अवध के अंतिम नवाब, यहां क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन रहा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन है? तो आप बताएंगे वाजिद अली शाह। मेरे कहने से इसको
वाजिद अली शाह, इसको जरूर जरूर आप याद कर लें क्योंकि ये अवध के अंतिम नवाब हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका आपको अभी तक नहीं पता होगा, कुछ ही बच्चों को मालूम होगा, इन्होंने जीवन के अंतिम वर्ष कहां बिताए, इनका निर्वासन अंग्रेजों ने कहां कर दिया, इनको अरेस्ट करके अंग्रेजों ने कहां रखा है, तो आप जान लेना है इन्हें अंग्रेजों ने अरेस्ट करके कलकत्ता में रखा। कहां रखा इनको? अरेस्ट करके कलकत्ता में रखा है इन्होंने। किसको? इनके पति यानी कि वाजिद अली शाह को। ये नवाब हैं आपके कहां के? अवध राज्य के। और जो आपकी जो बेगम है हजरत महल, इन हजरत महल की अगर मृत्यु आएगी आपके, तो ये वही हजरत महल है जो नेपाल की ओर चली गई आपके, अर्थात इस विद्रोह के दौरान इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब अंग्रेजों के सामने ये टिक नहीं पाई या किन्हीं कारणों से अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इन्होंने पलायन किया और ये नेपाल के जंगलों की ओर चली गई और वहीं से छिप करके यानी गुरिल्ला वॉर करती रही, छिप छिप कर वार करती रही। इसे बोलते हैं छापा मार युद्ध। तो एक क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह में वो कौन दो बड़े नेता रहे जिन्होंने नेपाल के जंगलों में रह करके छापामार युद्ध जारी रखा? तो एक तो यही मारेंगे बेगम हजरत महल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे आपके बहादुर शाह जफर, ये जो आपका यहां पर जो आपके ये मुगल शासक हैं, ये तो आपके इनको निर्वासन हुआ कहां? रंगून में। लेकिन एक व्यक्ति और है आपके, उनका नाम है आपके जो कानपुर के हैं, और उनका नाम है आपके नाम मुझे मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है थोड़ा सा, और उनका नाम है आपके क्या नाम है उनका? नाना साहब। ये याद आ गया मुझे थोड़ा सा, ये यहां कर लेंगे उनको। दूसरे व्यक्ति ये रहा, थोड़ा सा नाम ये रहा, नाना साहब, यहां से कर लेंगे नाना साहिब। ये दूसरे व्यक्ति हैं आपके, ये कानपुर में ये रहा, कानपुर के आपके ये शासक रहा करते, बिठूर नामक स्थान पर उस समय आपके ये थे, बिठूर स्थान पर, और ये निर्वासित कर दिए गए थे। ये पेशवा माने जाते हैं आपके, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं आपके नाना साहब। एक ये व्यक्ति और एक आपके बेगम हजरत महल, ये दो ही हैं केवल 1857 के विद्रोह में जो कि नेपाल के जंगलों में जाकर के और इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और इन्होंने वहीं से छापामार युद्ध को जारी रखा। दो लोग हैं, एक नाना साहेब और एक आपके बेगम हजरत महल। दूसरा है जजिया नृत्य। ये अगला क्वेश्चन हमारे, ये कहां होता है? बहुत फेमस युद्ध है, ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। ये बिहार में आपके ये नृत्य होता है और बिहार में इस नृत्य को बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसको हर आयु वर्ग के, यानी चाहे तो युवा वर्ग के हों, चाहे आपके वृद्ध वर्ग के लोग हों, इस नृत्य को सभी लोग किया करते हैं आपके। ये बिहार में होने वाला बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। इसे जजिया नृत्य के नाम से भी झिझिया या जजिया नृत्य कहते हैं। अमूमन तौर पर आम बोलचाल में झजिया कहते हैं। तो मैंने पीछे ही बताया, एक क्वेश्चन लोक नृत्य से जरूर आता है। जैसे यूपी का नौटंकी है, रसिया है, यह आपका बहुत फेमस है, उसे चरकुला कहते हैं। अभी भी यूपी पुलिस के एग्जाम में चरकुला से कई प्रश्न आए हैं आपके, और यहां से यूपी से नौटंकी वगैरह बहुत फेमस है, रसिया भी बहुत फेमस है आपके। ऐसे मध्य प्रदेश से, ऐसे हरियाणा से बहुत सारे लोक नृत्य पूछे जाते हैं। इस सीरीज का हमारा जो अगला ऐसा प्रश्न आ सकता है, यह विश्लेषण में क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न, अभी हाल में जीडी का पेपर चल रहा है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी कौन सा राज्य है जहां से चंबल नहीं जा रही है? क्या वो राजस्थान है, क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो यूपी है, क्या गुजरात है? आपको जानना चाहिए, चंबल नदी राजस्थान से गुजरती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश से गुजर रही है, बिल्कुल सही है। यूपी से गुजर रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यह नदी गुजरात से नहीं गुजरती। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात है। सही उत्तर क्या है? गुजरात है। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? मध्य प्रदेश में ये रहा, मध्य प्रदेश में जानापाव, ये रहा जानापाव की पहाड़ी है यहां पर मध्य प्रदेश में। यहां पर यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी है, यहीं से ये निकलती है नदी आपके चंबल, और बड़ी महत्वपूर्ण है। चंबल की सहायक नदी पूछेगा आपसे, चंबल की सहायक नदी पूछेगा, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जाएगी। जैसे एक बहुत फेमस है छिप्रा, ये चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो काली सिंध है, ये भी आपके सहायक नदी है इसकी। इसके अलावा कूनू है, कूनू ये भी इसकी सहायक नदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कोटा शहर है, कौन शहर है? कोटा, राजस्थान का जो कोटा शहर है,
ये भी आपके चंबल पर ही स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, ये कोटा शहर है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम आएगा आपके एग्जाम में बहुत फेमस, कि जो चंबल नदी है जो कि खार बनाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं गहरी गहरे अवनलका बनाने के लिए जानी जाती है, यानी इसके चलते बहुत बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, ये अपर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी आपके, चंबल नदी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये नदी इटावा में यमुना से मिल जाती है। क्वेश्चन है चंबल नदी यमुना से कहां मिलती है, तो चंबल नदी आपके यमुना से इटावा में मिलती है। इटावा यूपी का जिला है, यहीं पर ये यमुना से मिल जाती है। इस क्रम में हमारा अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खादर एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ है, इसके द्वारा जमा की जाती है। आखिर किसके द्वारा, क्या हवा के द्वारा, बाढ़, बारिश या हिमपात? ये बाढ़ द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। ये आपके एक प्रकार खादर मिट्टी होती है। आप जानते हैं दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक आपके बांगर होती है ये रहा, और एक आपके खादर होती है। दो मिट्टी होती है आपके यहां से, तो ये दोनों ही हमारे एग्जाम महत्वपूर्ण है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपके ये रही आपके, इसे बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसे हम लोग खादर कहते हैं। उत्पादन की दृष्टि से ये दोनों ही मिट्टी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि आएगा तो बताएंगे आप लोग, खादर मिट्टी को सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है, और जलोढ़ मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों में बाढ़ का पानी आता है तो उस समय उस बाढ़ के पानी में नई नई मिट्टी आती है, ये मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। इसे उत्पादकता की दृष्टि से, ये बाढ़ के आने से इस मिट्टी का जमाव होता है, उस जमाव से ये मिट्टी का निर्माण होता है। इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं, इसी को बांगर खादर के नाम से। लेकिन बांगर मैदान ऊंचे होते हैं और जो खादर मैदान होते हैं निचले होते हैं, वहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंच जाया करता है। इस क्रम में हमारा जो अगला छठवां क्वेश्चन है सीरीज का, पौधों की सिंचाई के लिए इनमें से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है? क्या नाम है उस तकनीकी का? क्या छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई है, क्या ड्रिप सिंचाई है, सीढ़ीदार खेती या अधोभूमि सिंचाई है? एक सही उत्तर है आपके बी, सही उत्तर है टपक, यानी कि ड्रिप सिंचाई है। आप जानना, इससे छिड़काव के द्वारा, ड्रिप द्वारा पौधों की जड़ों तक सीधा पानी पहुंच जाता है, और यह प्रणाली सबसे पहले इजराइल द्वारा अपनाई गई है। इजराइल बहुत बड़ा राष्ट्र है आपके, संपन्न राष्ट्र है, क्षेत्रफल में भले ही छोटा है लेकिन तकनीकी के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में इजराइल का हमास से संघर्ष चल रहा है, और इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें हमने वहां से सुरक्षित निकाला। उसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने रातों रात ऑपरेशन अजय के माध्यम से इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। आपके ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी भारत के दृष्टिकोण से। तो इजराइल में सबसे पहले एक टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप सिंचाई का विकास हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है आपके? तो ये धुआंधार जलप्रपात आपके कौन सी नदी बना हुआ है? ये गंडक पर है, गोदावरी या नर्मदा या कावेरी? तो ये धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धुआंधार जलप्रपात ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर, ये रहा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बना हुआ बहुत महत्वपूर्ण और दर्शनीय जलप्रपात है। इसे वाटरफॉल भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ऐसे जलप्रपात कई बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इन वाटरफॉल को आप याद करके जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मैं जो विश्लेषण करा रहा हूं आपको, मेरा बताने का उद्देश्य एक ही है कि इस प्रकार से पेपर आ रहा है, इसलिए इसको ढंग से एनालिसिस करके जाएंगे, ऐसा एग्जाम में पेपर बनाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साल्टोरो कांगड़ी है, चौखंबा है, कामेट है, गुरु शिखर है? बहुत आसान है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुरु शिखर यहां माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और ये माउंट आबू जैन धर्म के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर बनते हैं कि माउंट आबू किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर जैन धर्म के मंदिर बड़े पैमाने पर बने हुए हैं आपके। और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरी बात, ये अरावली पर्वत श्रृंखला अपशिष्ट पर्वत का एक श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है यहां पर, और यह श्रृंखला अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का
और ये दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक ये आपके फैली हुई है, आपके अहमदाबाद तक। क्वेश्चन आएगा अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक फैली हुई है, तो दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दोबारा बोल रहा हूं, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अरावली दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक फैली हुई है। इस सीरीज का हमारा जो 8वां प्रश्न है वो ये रहा, भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन नियंत्रण में लेने की शक्ति रखता है, यानी कि राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाता है। क्या 243 है, क्या 356 है, या 124 है, 105 है। ये सारे आर्टिकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है वो आपके वो अनुच्छेद 356 की बात कर रहा है। आप जान लेना यहाँ पे अनुच्छेद 356 बोले तो यहां पर कह सकते हैं आप लोग, यहां पर ये आ गया राष्ट्रपति शासन, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट इम्पोज्ड रूल। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में हुआ है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो सारा शासन राज्यपाल के हाथों में आ जाता है, और इसे तभी लगाया जाता है जब राज्य में कहीं ना कहीं, बहुत महत्वपूर्ण आपके, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, तो राज्य का शासन सीधे राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। राज्यपाल इस सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं आपके। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये तीनों इंपॉर्टेंट को रट के जाना आप लोग। और ये जो शासन है आपके, पहली बार में, यहां क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार में कितने दिन की लगेगा, तो आप बताएं। पहली बार में 6 माह के लिए ये लगाया जाता है। आपके क्वेश्चन आएगा कि जो राज्यपाल शासन है, जैसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो पहली बार में कितने दिनों के लिए लगता है, तो पहली बार में 6 माह के लिए लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और राज्यपाल सारा शासन देखते हैं, और जब वहां सामान्य हालात हो जाते हैं तो उस राज्य में दोबारा चुनाव करा दिए जाते हैं। 356 को याद कर लेना है ऐसे। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। क्या वो आपके अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 19 है। संवैधानिक उपचार, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारा अनुच्छेद 32 है। आप जानते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये युग पुरुष हैं आपके। इनके लिए कई बार बताने क्रम में शब्द कम पड़ जाते हैं, आपको संविधान निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने कहा यह अनुच्छेद 32 कोई सामान्य अनुच्छेद नहीं है, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। आत्मा और हृदय कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकता है, कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जा सकता है, तो आप अनुच्छेद 32 बताएंगे। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो कि संविधान के निर्माता हैं और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे, जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, और उसी को हम लोग प्रारूप समिति भी कहते हैं। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। उस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, और भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पी या संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप रटकर जाएंगे। यहां से 19 में स्वतंत्रता का उल्लेख है, अनुच्छेद 45 में DPSP जो राज्य के नीति तत्व हैं, और 54 में राष्ट्रपति जुड़े हुए मामले दे रखे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है। ऐसे प्रश्नों को आप देखकर जाएंगे। संविधान उपचार आएगा तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के लिए पात्रता मानता है, यानी कि उनकी आयु सीमा 35 से कम ना हो। क्या अनुच्छेद 60 है, 62 है, 56 है, या 58 है। यानी हम देखेंगे राष्ट्रपति योग्यताओं का उल्लेख कहां हुआ है, तो राष्ट्रपति योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 58 में हुआ है। अर्थात राष्ट्रपति की आयु, एज लिमिट 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अधिकतम आयु का उल्लेख राष्ट्रपति का नहीं हुआ है। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, लेकिन 35 साल से आयु सीमा कम नहीं होगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरी बात, ये पागल दिवालिया ना हो। और अगली बात, ये कोई लाभ का पद धारण ना करते हो, जिसे आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, OOP कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। ये पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, और 35 साल से आयु कम ना हो, इसका उल्लेख
अनुच्छेद 58 में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद करके जाएंगे यहां से। इस समय आप लोग देखेंगे यहां से, इनमें ये 12वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान के उल्लंघन करने पर, मानसिक अस्थिरता के लिए, या नैतिक पतन के लिए? कौन सा कारण है जिसके लिए राष्ट्रपति को यहां से हटाया जा सकता है? केवल एक ही कारण है आपके, ये रहा, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर। आप जान लेना, राष्ट्रपति को हटाने का जो मामला है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। इसी को महाभियोग कहते हैं, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। और ये कार्य केवल और केवल भारत में संसद कर सकती है, ये हमारे यहाँ पर। और इसका क्या प्रोसीजर है वो एग्जाम वाली क्लास में विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल विश्लेषण करा रहा हूं संक्षिप्त में। फिलहाल इतना याद करके जाइए, राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और कोई आधार नहीं है। केवल वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान को हटाने का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में यानी कि 61 में किया गया है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है ये रहा, एमजी नरेगा। ये रहा एमजी नरेगा में संक्षिप्त रूप में जो अक्षर बाएं से जी का यहाँ क्या अर्थ है? जी पूछ रहा है, क्या ग्राम सेवा है, क्या ग्रामीण है, ग्रॉस है, या गारंटी है? तो जान लेना, एमजी माने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी वो दूसरे जी का पूछ रहा है। दूसरे जी का मतलब पूछ रहा है, तो दूसरे जी का मतलब क्या है यहाँ पर? दूसरे मतलब है आपके यहाँ से गारंटी। ये रहा गारंटी, यानी महात्मा गांधी, ये रहा एम से बनाएगा महात्मा जी से गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एकमात्र अधिनियम है जो लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ जी का मतलब ग्रामीण नहीं है, यहाँ जी का मतलब गारंटी है, ये आपसे पूछ रहा है। इसको आप यहां से रटकर जाएंगे। और यही वो नरेगा कार्यक्रम है जिसको कानूनी रूप वर्ष 2005 में दिया गया था आपके, लेकिन इसे लागू किया गया था आपके 2006 में। यानी नरेगा को हमारे यहाँ कब लागू किया गया? 2006 में लागू किया गया यहाँ से, और 5 में से कानूनी रूप दिया गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो नरेगा कानून चल रहा है हमारे यहाँ पर। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? मार्स, क्या क्लोरीन है, एथीन है, इथेन है, या मीथेन है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपके ईंधन गैस भी कहा जाता है। इसी को आपके CH4 के नाम से भी जाना जाता है आपके। ये एक ज्वलनशील गैस भी है मीथेन आपके। और जो पशु जुगाली करते हैं, पशु जब जुगाली करते हैं, जुगाली कब बच्चे जानते होंगे? पशु जुगाली के दौरान भी इसी गैस को छोड़ते हैं। कौन सी गैस को? CH4 को। कौन सी गैस छोड़ते हैं? CH4 यानी कि मीथेन को छोड़ते हैं आपके। या जुगाली माने होता है पशु खाना खाने के बाद जब मुंह चलाते हैं, बहुत देर तक मुंह चलाते हैं, तो वार करना कहते हैं आपको, वार करते हैं आपके, तो इसे बोलते हैं जुगाली करना। और जब पशु जुगाली करते हैं, खाने को पचाते हैं मुंह चला चला करके आपके, उनके मुंह से कई बार यहाँ झाग सा निकलता रहता है, इसे जुगाली बोलते हैं। और इसी दौरान के मुंह से मीथेन नामक गैस निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। ये मीथेन गैस बहुत हानिकारक भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? यहां से क्या विटामिन के है, सी है, डी है, ई है? आप बहुत आसान है, सूर्य के संपर्क में आने से विटामिन डी, कौन सी? विटामिन डी यहां पर संश्लेषित होती है आपके। विटामिन डी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब ये हमारी सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा से टकराता है तो विटामिन डी वहां पर संश्लेषित होती है आपके। विटामिन डी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। इसी को सूखा रोग भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विटामिन डी की कमी से। और इसी को कई बार सुखंडी भी कहा जाता है। सुखंडी, सुखंडी माने सूखा रोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप रटकर जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ये मेरा एसएसजीडी का विश्लेषण है, बहुत संक्षिप्त में। ऐसा ही एक विश्लेषण आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं अगली क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक करिए जरूर वीडियो को। आपके एक लाइक से वीडियो आगे बढ़ेगा। ऐसा ही एक विश्लेषण लाके अगले वीडियो में आ रहा हूं आपके लिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।